हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की कुछ और प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था इफ़ द लेंथ ऑफ द सेटलिंग बेसिन इज 72 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं आपको सेटलिंग बेसिन का टॉप व्यू बताऊं, ठीक है, तो टॉप व्यू के अंदर आपको ये वाली जो डायमेंशन है जो कि फ्लो के अलोंग चलती है, इसको क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। तो फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। और आगे क्या बताया गया है? एंड द हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। तो यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को आप कहते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में 0.3 मीटर पर मिनट के अंदर गिवन है। फाइंड द डिटेंशन टाइम। बेसिकली यहाँ से फ्लो करता हुआ फ्लूइड जब आगे की तरफ जाएगा तो वो ये जब यहाँ से पहुंचेगा तो ये एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो एंट्री लेने से लेकर के एग्जिट करते समय जो उसका टाइम उसने यहाँ पर स्पेंड किया है, इसी को क्या कहते हैं? डिटेंशन टाइम कहते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे डिटेंशन टाइम पूछा गया है। तो डिटेंशन टाइम निकालने के लिए लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ फ्लो कर सकते हैं आप। तो डिटेंशन टाइम आपको मिल जाएगा, बस यूनिट का ध्यान रखना है, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर लेंथ जो दी गई थी वो 72 मीटर गिवन था। ये 0.3 मीटर पर मिनट में गिवन था। 240 मिनट आप सॉल्व करोगे तो आएगा, डिवाइड बाय 60 किया, 4 आवर्स डिटेंशन टाइम आ गया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If at the Cl2 dose of 8 milligram per liter, the concentration of HOCl is 5 milligram per liter, then the given ionization equation occurs at the pOH will be। ठीक है, OCl माइनस H प्लस ये दोनों रिएक्ट करके, ठीक है, क्या बना रहे हैं? HOCl बना रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर प्लस है, ये रिएक्शन है। जो हाइपोक्लोराइट आयन है और जो आपका हाइड्रोजन आयन है, दोनों एसोसिएशन रिएक्शन में जाएंगे और HOCl बनाएंगे। देखो, क्लोरीनेशन की पूरी प्रोसेस मैं आपको क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। HOCl बेसिकली HOCl फॉर्म में भी आपको क्लोरीन मिलता है, OCl माइनस फॉर्म में भी मिलता है, और जो क्लोरीन आप पानी के अंदर डालते हो उस फॉर्म में भी ये रहता है। तो ये फ्री फॉर्म ऑफ क्लोरीन कहलाता है। और कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन क्या होती है? जो क्लोरोएमीन्स वगैरह बनते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में क्लोरीन एसोसिएट होकर के जो कंपाउंड बनाते हैं, उनको कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन कहते हैं। ऑल दीज थ्री आर कॉल्ड द फ्री फॉर्म ऑफ क्लोरीन। तो किसी भी फॉर्म में यदि आप क्लोरीन देखें तो HOCl सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया किल करने की पावर है वो HOCl के पास है। और HOCl बनता है आपका जब हम pH मेंटेन करते हैं 5 से 7 के बीच में। ठीक है, तो 5 to 7 के बीच में अगर आप pH मेंटेन करोगे तो HOCl बनेगा। तो बेसिकली ये सारी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार आपको ना ये इक्वेशन नहीं दी जाती है। तो इक्वेशन नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपको रेट कांस्टेंट दिया जाएगा। तो रेट कांस्टेंट अगर आपको काफी हाई ऑर्डर का मिले, जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है 10⁻⁷ ऑर्डर का, तो बेसिकली ये बताएगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आपकी चल रही है, HOCl ज्यादा से ज्यादा बन रहा है। कभी हो सकता है क्वेश्चन में जब आपको K दे तो वो 10⁻⁸ ऑर्डर का दे, तो आप समझ जाना कि बेसिकली ये K जिस रिएक्शन का आपको दिया गया है वो उल्टी रिएक्शन है, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन है। HOCl टूटेगा OCl माइनस में और H प्लस में। ठीक है, तो बेसिकली उसके टूटने के चांसेस कम होंगे, तो K आपका यहाँ पर कम आएगा। K बड़ा देने का मतलब ये है कि HOCl बन रहा है, इसका मतलब एसोसिएशन रिएक्शन है। और K अगर बहुत ही छोटा दिया गया है तो इसका मतलब समझ जाना कि वो डिसोसिएशन रिएक्शन है। यहाँ तो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में Cl2 का डोज दिया गया है एक तो आपको, तो Cl2 से बनता क्या है? Cl2 और H2O ये रिएक्ट करके एक तो बना देता है HOCl और एक बना देता है HCl। तो बेसिकली ये HOCl यहाँ पर आपको दिया गया है। तो HOCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 8 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, जो आपको Cl2 दिया गया है, Cl2 का डोज वो 8 मिलीग्राम पर लीटर है। कॉन्सेंट्रेशन उसमें से HOCl कितना है? वो 5 मिलीग्राम पर लीटर है। तो बेसिकली HOCl और OCl माइनस आया कहाँ से होगा? क्लोरीन की डोज से आया होगा। ठीक है, क्लोरीन जो आपने डाला था वो आपका रिएक्शन में HOCl बना रहा है, कुछ HOCl टूट भी गया होगा, तो HOCl और OCl माइनस दोनों मिलकर के जो रिएक्शन में है वो कितने हैं? वो 8 मिलीग्राम पर लीटर है, और उसमें से HOCl आपका 5 मिलीग्राम पर लीटर है, तो OCl माइनस आपका 3 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, और K का जो आपको डेफिनेशन पता है कि K कैसे निकाला जाता है, वो आ जाएगा HOCl की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय OCl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। HOCl क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, दिस इज 5। OCl माइनस हमने निकाल दिया, टोटल आपका दिस प्लस दिस मिला करके 8 था। ठीक है, क्योंकि ये क्लोरीन से ही आया है। और यहाँ पर आप K की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपको H प्लस मिल जाएगा। H प्लस मिल जाएगा तो pH निकाल सकते हैं, और फिर pH से POH निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर ये चलने वाला है क्वेश्चन के अंदर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको इस क्वेश्चन का दे चुका हूँ कि अगर आपको रिएक्शन नहीं देगा तो आप K की वैल्यू को देखते हुए समझ सकते हैं कि एसोसिएशन रिएक्शन है या डिसोसिएशन रिएक्शन है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर HOCl 5 मिलीग्राम पर लीटर था, जो क्लोरीन डोज दी गई थी वो आपका OCl माइनस और HOCl कंपाउंड के अंदर बैठी हुई है, तो ये 8 मिलीग्राम पर लीटर है। इसमें से OCl माइनस 3 मिलीग्राम पर लीटर हो गया। रिएक्शन रेट की आपने डेफिनेशन लगाई और यहाँ से आपको H प्लस मिल गया कॉन्सेंट्रेशन में 1.666 इंटू 10⁻⁻7। pH की डेफिनेशन में आपने इसको पुट किया, H प्लस डाला जाता है मोल्स पर लीटर में, यहाँ से आंसर आ गया 6.78। ठीक है, तो 6.78 pH है, तो pOH आपसे पूछी गई थी 7.22 हो जाएगी, 14 में से माइनस कर देंगे pH को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A water treatment plant is required to treat 95 mld of water, the amount in kilogram of the bleaching powder which is having 72% impurity. इम्प्यूरिटी 72% है, इसका मतलब जो काम की चीज़ है, जो क्लोरीन मिल पाएगा वो 28% में ही मिल पाएगा। तो 100 ग्राम अगर आप ब्लीचिंग पाउडर लेते हो तो 28 ग्राम क्लोरीन आपको मिल पाएगी। ठीक है, इस डेटा का मतलब ये है। क्वेश्चन के अंदर इफ द क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज 2.1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, 1 लीटर पानी को ट्रीट करने के लिए जो क्लोरीन चाहिए वो 2.1 मिलीग्राम है, तो आपको ये बताना है कि किलोग्राम के अंदर ये टोटल अमाउंट कितना होगा। ठीक है, वो जो आपको ब्लीचिंग पाउडर लेना है किलोग्राम में, वो टोटल कितना लेना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्योर क्लोरीन जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आप निकाल दो। तो कैसे निकलेगा, 2.1 मिलीग्राम पर लीटर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो फ्लो आपको दिया गया है 95 इंटू 10⁻6 लीटर्स पर डे के अंदर, तो लीटर से लीटर भी कैंसिल आउट, मिलीग्राम 10⁻6 ये किलोग्राम बना देगा। तो आपको किलोग्राम में डोज पता लग जाएगा किसका, क्लोरीन का, प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो वहां से फिर हम ब्लीचिंग पाउडर का अमाउंट निकाल सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का 100 अमाउंट लोगे तो 28 क्लोरीन मिलेगा, तो 28 क्लोरीन अगर आपको चाहिए तो 100 अमाउंट लेना पड़ेगा। 1 क्लोरीन अगर आपको चाहिए तो अमाउंट 100 डिवाइड बाई 28 लेना पड़ेगा। और अगर अमाउंट आपको जो यहाँ से कैलकुलेट होगी, अगर वो आप निकालने के बाद जब उसको यूज करोगे तो आपको ब्लीचिंग पाउडर का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा। क्वांटिटी आपको जो वाटर को ट्रीट करना है पर डे वो इतना है, क्लोरीन की डिमांड इतनी है, तो यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई किया, किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 199.5 किलोग्राम आपको मिल गया। ब्लीचिंग पाउडर का अमाउंट यदि आप निकालना चाहते हो तो वही प्योरिटी आपकी 28% यहाँ पर है, क्योंकि 72% इम्प्योरिटी दे रखी थी, तो 28% प्योरिटी है। तो 100 ग्राम डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 199.5, ये कैसे आया मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, चूंकि किंतु परंतु। ठीक है, यदि आप वो स्टेटमेंट लगा देते हो तो हो जाएगा। 28 ग्राम अगर आपको क्लोरीन चाहिए तो ब्लीचिंग पाउडर 100 ग्राम लेना पड़ेगा। 1 ग्राम अगर आपको क्लोरीन चाहिए तो 100 डिवाइड बाई 28 लेना पड़ेगा। और आपका जो ये अमाउंट क्लोरीन का निकल करके आया वो 199.5 किलोग्राम आया। तो इतने अमाउंट के लिए आपको जो ब्लीचिंग पाउडर चाहिए होगा वो 199.5 को 100 बाई 28 से मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हम काफ़ी बार देखते हैं, काफ़ी सब्जेक्ट्स में देखते हैं। तो आप चूंकि किंतु परंतु वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, उसको लगाना अच्छे तरीके से सीखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ डिस्चार्ज ऑफ 50,000 लीटर्स पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में जो डिस्चार्ज हो रहा है वो 50,000 लीटर हो रहा है, ऑफ द सॉफ्ट वाटर विद द मैक्सिमम अलाउबल हार्डनेस। किसी इंडस्ट्री में ये जा रहा है और उस इंडस्ट्री में जो हार्डनेस अलाउड है वो 50 ppm की है, यानी कि 50 मिलीग्राम पर लीटर है। इज रिक्वायर्ड फॉर एन इंडस्ट्री इफ द रो वाटर विच नीड्स टू बी सप्लाइड हैज द हार्डनेस ऑफ 500 मिलीग्राम पर लीटर। तो 500 मिलीग्राम पर लीटर का यहाँ पर आपका जो है हार्डनेस आ रहा है, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर में। और जो आप इंडस्ट्री में भेजोगे पानी, उसमें आपको चाहिए कि आप 50 मिलीग्राम पर लीटर तक आप भेज सकते हो। ठीक है, 50 ppm तक आप भेज सकते हो। तो बेसिकली आपको जो हार्डनेस यहाँ पर रिमूव करवानी पड़ेगी वो 90% होगी। कैसे आएगा, जो हार्डनेस रिमूव होगी वो 450 मिलीग्राम पर लीटर होगी, डिवाइड बाय आउट ऑफ टोटल यानी कि 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेसिकली यहाँ से आपको 90% मिल जाएगा। ठीक है, तो 90% हार्डनेस जो है यहाँ पर आपको रिमूव करनी है। अब देखिए जरा, then the amount of water needs to be treated before supply by the zeolite softener having 100% efficiency per day। ठीक है, ये डेटा देने की भी जरूरत नहीं कि 100% efficiency per day। बेसिकली जियोलाइट जब आप यूज करते हैं तो प्रोसेस में आपको जीरो हार्डनेस मिल जाती है ना। तो जियोलाइट जब आप यूज करते हैं तो आपको जीरो हार्डनेस वाला पानी मिल जाता है, लेकिन जीरो हार्डनेस नहीं चाहिए, 50 ppm के आप हार्डनेस भेज सकते हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को आप ट्रीट करोगे और कुछ को आप डायरेक्टली 500 मिलीग्राम पर लीटर वाली जो हार्डनेस है उसके साथ भेज दोगे, तो टोटल मिलाकर के मिक्सिंग की जो मिक्स वाटर जो होगा उसकी जो हार्डनेस होगी वो 50 ppm आ जाएगी। ठीक है, तो कंसेप्ट ये रहने वाला है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा पर डे के लिए वो आप निकाल सकते हैं, 50,000 लीटर्स पर आवर आपको जो है इंडस्ट्री में भेजना है। ठीक है, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 24 कर दोगे तो एक दिन की क्वांटिटी आ जाएगी, एक दिन में इतना लीटर पानी आपको भेजना है।
द हार्डनेस रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड इज 50 ppm, ठीक है। तो 500 ppm का पानी आ रहा था, 50 ppm में कन्वर्ट करवाना है। तो बेसिकली ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 90% जो है आपको रिड्यूस करवानी है हार्डनेस को। तो बेसिकली आप ऐसा कर सकते हो कि 90% वाटर को आप ट्रीट कर दो, वो सीधा का सीधा जीरो हार्डनेस में कन्वर्ट करवा देगा। और बचा हुआ जो 10% है वो 500 ppm के साथ यदि आप भेजोगे तो दोनों मिलाकर के जो आपकी हार्डनेस होगी वो टोटल मिलाकर के कितनी हो जाएगी, 50 ppm हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 90% वाटर को यदि आप ट्रीट करोगे तो आप इंडस्ट्री में ऐसा कर सकते हो कि जो पाइपलाइन जा रही है उसके अंदर आप जो है 90% वाटर के लिए सेपरेट लाइन डाल दी, वो वाटर ट्रीटमेंट कर रही है, ठीक है, हार्डनेस रिमूव कर रहा है। और 10% वाटर के लिए अलग से आपने पाइपलाइन सीधा का सीधा निकाल दिया और दोनों को मिक्स करते हुए फिर आगे इंडस्ट्री में आपने पहुंचा दिया, ठीक है। तो इस तरीके की प्रोसेस यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो सॉफ्टनिंग प्रोसेस है जियोलाइट से वो आपको जीरो हार्डनेस देती है, ठीक है। तो 90% रो वाटर को ही आपको सॉफ्टनिंग करने की ज़रूरत है, जीरो हार्डनेस प्रोड्यूस होगा। और बचा हुआ पानी जो है वो आप 500 ppm का भेज सकते हैं, तो रिजल्टेंट जो आपको हार्डनेस मिलेगी वो 50 ppm की मिल जाएगी। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि ट्रीट होगा पर डे में वो पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री में भेजना है उतना नहीं होगा, सिर्फ 90% को आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1.08 mld है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये था। जीरो हार्डनेस ये प्रोड्यूस करता है। वैसे क्वेश्चन में आपको हिंट दे दिया था कि यहाँ पर जो जियोलाइट सॉफ्टनिंग की जो इफिशियंसी है वो 100% है, यानी कि जीरो हार्डनेस वो प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कोएगुलेशन सेडिमेंटेशन प्लांट क्लेरिफाइज 40 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, ठीक है। तो 40 मिलियन लीटर पानी जो है वो ये ट्रीट कर रहा है। द क्वांटिटी ऑफ एलम रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट इज 18 मिलीग्राम पर लीटर इफ द रो वाटर इज हैविंग एन एल्केनिटी रिक्वायरमेंट ऑफ 5 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ फिल्टर एलम एंड द क्विक लाइम। तो दोनों क्वांटिटी आपको बतानी है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड ये 85% कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर कैरी करता है, तो आपको एक साल की ये क्वांटिटी बतानी है। तो सबसे पहले जो एलम की डोज है उसको आप जो फ्लो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन की क्वांटिटी आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 365 कर देंगे तो एलम की क्वांटिटी तो हाथों हाथ आपको कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं जरा। 18 मिलीग्राम पर लीटर ये एलम का डोज था और 40 mld का पानी आ रहा है, लीटर्स में आपने कन्वर्ट किया तो 10⁻⁶ लीटर हो गया, मिलियन लीटर। और ये जो है 10⁻⁶ मिलीग्राम, ठीक है, ये बन जाएगा किलोग्राम। 720 किलोग्राम पर डे के अंदर एलम की रिक्वायरमेंट है, तो एक साल की रिक्वायरमेंट निकालनी है तो 365 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10⁻³ किलोग्राम को टन बोल देंगे तो टोटल मिलाकर के क्वांटिटी आ रही है 262.8, ठीक है। तो ये तो हो गई एलम की रिक्वायरमेंट। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कितना रिक्वायर्ड होगा, यानी कि जो आपको लाइम वहां पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो कितना लाइम रिक्वायर्ड होगा। और 85% प्योरिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है। तो बेसिकली आप सबसे पहले एलम के अंदर, क्योंकि एलम प्रोसेस के अंदर आप जानते हैं कि एल्केनिटी यूज होती है, ठीक है। तो हम ये ऑलरेडी ये पहले भी देख चुके हैं कि एलम में का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 666 ग्राम है। इसको 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट लगते हैं, यानी कि 3 × 162 ग्राम इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में देखें तो यहाँ पर 162 ये तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट था। कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में देखोगे तो यहाँ पर, क्योंकि एल्केनिटी को कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में ही आप डिफाइन करते हो, है ना, तो 3 मोल्स इक्विवेलेंट 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर यूज होंगे। तो 3 × 100 यानी कि 300 ग्राम की एल्केनिटी यूज होती है 666 ग्राम एलम के लिए। ये ऑलरेडी हम कई बार देख भी चुके हैं ना। तो सीधा सीधा जो है प्रोसेस पे चलते हैं कि 666 ग्राम के लिए जो एल्केनिटी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, वो आपकी 300, ठीक है, ग्राम एल्केनिटी की रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका डोज दिया गया था आपको शायद क्वेश्चन के अंदर 18 मिलीग्राम पर लीटर आपको गिवन था। तो आपको एल्केनिटी पर लीटर में कितनी चाहिए होगी वो आपको पता लग जाएगा, 300 डिवाइड बाय 666 मल्टीप्लाइड बाय 18, ठीक है। तो मिलीग्राम पर लीटर में यहां से आपको एल्केनिटी का पता लग जाएगा कि कितनी एल्केनिटी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर 18 मिलीग्राम पर लीटर ये तो एलम का डोज है, 300 ये कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में एल्केनिटी रिक्वायर्ड है, डिवाइडेड बाय 666, ठीक है। तो यहाँ से एल्केनिटी की जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो 8.108 मिलीग्राम पर लीटर आ रहा है। अब पानी में ऑलरेडी एल्केनिटी होती भी है अवेलेबल, तो यहाँ पर दिया गया है कि 5 मिलीग्राम पर लीटर पानी में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बेसिकली जो आपको एडिशनल डालना पड़ेगा वो 3.108 मिलीग्राम पर लीटर एडिशनल डालना पड़ेगा। और ध्यान रखें ये इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है और आपसे जो पूछा गया है वो लाइम का अमाउंट पूछा गया है। तो आप ये जानते हो
कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 है और कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 40 + 16 यानी कि 56 ग्राम है। तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की जो एल्केनिटी है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी किसके, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के। तो यदि आपको जो है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में एल्केनिटी लगती है तो कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए होगा 56, और 1 ग्राम अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में एल्केनिटी लगती है तो 56 डिवाइड बाय 100 लाइम चाहिए होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, जो टोटल अमाउंट है 3.108, ठीक है। बाकी आप जो फ्लो रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्योरिटी वाला फैक्टर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर जो आप इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालोगे तो 56/100 का फैक्टर लग जाएगा। 56 मॉलिक्यूलर वेट है कैल्शियम ऑक्साइड का और 100 मॉलिक्यूलर वेट है कैल्शियम कार्बोनेट का। क्योंकि ये जो अमाउंट था ये कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में था, तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड की टर्म्स में आपने निकाल दिया, 1.74 मिलीग्राम पर लीटर आ रहा है। अब क्विक लाइम जो आपको दिया गया था क्वेश्चन में वो 85% प्योर था। इसका मतलब अगर आप 100 ग्राम मार्केट से जो है क्विक लाइम लेकर के आओगे तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड आपको 85 ग्राम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन जब सेट करोगे तो फिर से वही इक्वेशन कि 100 ग्राम, ठीक है, आपको लेना पड़ेगा अगर रिक्वायरमेंट कितनी है 85 ग्राम की है। तो उल्टा स्टेटमेंट बना देते हैं, 85 ग्राम अगर आपको चाहिए तो 100 ग्राम लाना पड़ेगा। 1 ग्राम अगर आपको चाहिए तो 100 डिवाइड बाई 85 लाना पड़ेगा। और आपको जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है कैल्शियम ऑक्साइड की, वो 1.74 है, ठीक है, 1.74 है मिलीग्राम पर लीटर में। तो 1.74 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.05 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपको 1 लीटर वाटर को ट्रीट करने के लिए जो कैल्शियम ऑक्साइड लाना पड़ेगा वो होगा 2.05, ठीक है। प्योरिटी फैक्टर इसके अंदर आप ले चुके हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, फ्लो से, क्योंकि फ्लो जितना आ रहा है, कितने लीटर्स आ रहा है एक दिन के अंदर, तो उतने लीटर्स को ट्रीट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय इतना कन्वर्जन करवा देंगे। और उसके बाद में 365 से मल्टीप्लाई करके 1 साल की जो कैल्शियम ऑक्साइड की नीड है जो मार्केट से लाना है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फ्लो से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये तो पर लीटर की क्वांटिटी थी और लीटर्स पर डे में फ्लो इतना है, ठीक है। तो मिलीग्राम को कन्वर्ट करवाया, 82 किलोग्राम पर डे आपको यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की नीड पता लग गई। और ये पर डे में है, यदि आप इसको 365 डेज पर ईयर के अंदर होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये मिल जाएगा 29.93 टन्स पर ईयर। इतना आपको फैट लाइम मार्केट से लाना पड़ेगा, ठीक है, टू ट्रीट द होल वाटर फॉर द कंप्लीट 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A horizontal flow clarifier treats wastewater in which 15%, 60% and 25% of the particles having the settling velocity 0.12 mm per second, 0.22 mm per second and 1.11 mm per second respectively. The total percentage of the particles removed if the clarifier operates at a surface overflow rate of 55 meter cube per meter square per day, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज रिमूवल पूछा है, तो परसेंटेज रिमूवल का कंप्लीट कंसेप्ट मैं कई बार दे चुका हूं कि सेडिमेंटेशन वेलोसिटी जब जब भी आपकी बड़ी होती है या बराबर होती है ओवरफ्लो वेलोसिटी से तो 100% रिमूवल हो जाता है, और जब छोटी होती है तो आप Vs/V0 मल्टीप्लाइड बाय 100% से परसेंटेज रिमूवल निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ओवरफ्लो रेट को और सेडिमेंटेशन वेलोसिटी को दोनों को सेम यूनिट में रखना पड़ेगा। तो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी यानी कि सेटलिंग वेलोसिटी तो mm पर सेकेंड में है और ये आपको मीटर पर डे में दिया गया है, तो mm पर सेकंड में कन्वर्ट करवाने के लिए 10⁻³ mm हो जाएगा। और डेज से यदि आप सेकंड्स में जाएंगे तो 24 × 3600 से आप डिवाइड कर दोगे 55 को, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में ये सबसे पहले तो इसको आपने mm पर सेकंड में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। तो ये है ओवरफ्लो वेलोसिटी। और सेटलिंग वेलोसिटी अलग अलग पार्टिकल्स की साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी, ठीक है। जो बड़ी साइज का पार्टिकल होता है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में मैंने आपको परसेंटेज शो किया हुआ है कि परसेंटेज कितने थे इनके। 0.22 mm पर सेकेंड वाले का जो परसेंटेज था वो 60 था, 1.11 वाले का परसेंटेज है 25%। अब 1.11 mm पर सेकेंड जो पार्टिकल्स हैं जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी 1.11 mm पर सेकेंड है, ये ओवरफ्लो से बड़ी है, तो ये तो पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा 25%। लेकिन ये दोनों जो सेटलिंग वेलोसिटी ये छोटी है ओवरफ्लो वेलोसिटी से, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि इतना परसेंट, इतना जो फ्रैक्शन है ये रिमूव होगा। तो टोटल आउट ऑफ कितना 60%, 60% पार्टिकल ये वाले थे, तो 60% में आपको ये परसेंटेज इंक्लूड करना पड़ेगा। कंप्लीट कंसेप्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 48.57%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। An effluent at the flow rate of 1950 meter cube per day from the treatment plant is to be disinfected.
ठीक है। तो 1950 मीटर क्यूब पर डे में कोई फ्लो हो रहा है और आपको उसको डिसइंफेक्ट करना है। द लेबोरेटरी डेटा of disinfection studies with the chlorine dose of 16 milligram per liter yields the model NT is equal to N naught e to the power minus 0.05 t। ठीक है। तो देखो, सुनने में, देखने में, समझने में चीज़ें हो सकता है डरावनी लगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, कंसेप्ट आप समझो। यहाँ पर सारा बता भी रखा है, हो सकता है कभी क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन ना करें, तो आपको पता होना चाहिए एन टी क्या रिप्रेजेंट करता है, एन नोट क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे बीओडी की इक्वेशन होती है ना आपकी, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट, ठीक है, जो आप निकालते हैं एल टी इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के इंटू टी, उसी तरीके की इक्वेशन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, होने में ये वही है कि एल टी जो होता है वो एल नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के मल्टीप्लाइड बाई टी, जो इक्वेशन आप डिराइव करते हो बीओडी के लिए, उसी तरीके की इक्वेशन यहाँ पर है। तो बेसिकली एन टी जो है वो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया बताता है किसी टाइम टी पर, और एन नोट जो है वो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताता है इनिशियल टाइम पर। ठीक है, इनिशियली बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होंगे, जब क्लोरीनेशन प्रोसेस आप देने वाले हो उस समय बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा होंगे, लार्ज नंबर में होंगे, और कुछ कॉन्टेक्ट टाइम के बाद में बैक्टीरियाज वहाँ पर किल हो जाएंगे। तो आपको यही पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ डिसइंफेक्शन यूनिट, जो आप टैंक बनाओगे डिसइंफेक्शन के लिए, उस टैंक का साइज बताना है आपको, है ना, वॉल्यूम बताना है, टू अचीव 99.5% किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो 99.5% का मतलब है कि बैक्टीरियाज कितने हैं, 0.5% रह गए, तो 0.5% अभी भी बैक्टीरिया रह गए। तो आप यदि नंबर्स में निकालोगे तो ये एंटी जो होगा वो कितना हो जाएगा, इनिशियल का 0.5%। ठीक है, तो इनिशियली जो बैक्टीरिया थे वो एन नॉट थे, तो इनिशियल का 0.5% यदि आप निकालोगे तो ये बैक्टीरिया अभी पानी में है। ठीक है, 99.5% किल जब वो करेगा तो बैक्टीरिया जो पानी में होंगे वो 0.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एन नॉट होगा। आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं और यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। जो टाइम आएगा उसकी यूनिट यहाँ पर मिनट्स दे रखी है, तो मिनट्स में आपको टाइम कैलकुलेट होगा, और उतने मिनट तक फिर पानी को आपको टैंक में रखना पड़ेगा। तो बेसिकली आप जो डिटेंशन टाइम होता है, ठीक है, वो आपको ये जो टाइम निकल करके आएगा इस इक्वेशन से उसके बराबर आप पुट करेंगे, और डिटेंशन टाइम होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज रेट। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ मिल जाएगी, वॉल्यूम मिल जाएगा टैंक का। ठीक है, पूरी प्रोसेस ये रहने वाली है। तो देखते हैं जरा। सबसे पहले आपने एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई टू दी पावर माइनस के टी में आपने बेसिकली यहाँ पर ये किया कि आप यहाँ पर इस इक्वेशन को उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि 0.5% रह गए। तो 0.5% का मतलब है 0.5 बाई 100 किसका, एन नोट का। दिस इज इक्वल टू एन नोट ई टू दी पावर माइनस के इंटू टी, इस फॉर्म में दिया गया था। एन नोट से एन नोट विल कैंसिल आउट। तो ये इक्वेशन आपको रिजल्ट दे रही है टी की वैल्यू 105.97 मिनट्स। ठीक है, तो ये मिनट्स में यदि आपको आ गया तो डिटेंशन टाइम यदि आपको निकालना है, ठीक है, तो डिटेंशन टाइम से जब आप निकालते हैं वॉल्यूम वाली इक्वेशन है ना, तो डिटेंशन टाइम जो है वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज है। तो यहाँ पर आपसे वॉल्यूम पूछा गया था, तो बेसिकली डिटेंशन टाइम और डिस्चार्ज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो आपका डिटेंशन टाइम था, और ये 1950 आपको बेसिकली मीटर क्यूब पर डे में दिया गया है, तो डे को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट करवाया, मिनट से मिनट विल कैंसिल आउट, तो जो यूनिट बचेगी वो सिर्फ मीटर क्यूब बच जाएगा। ठीक है, 143.5 मीटर क्यूब यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हर जगह पर आप एनवायरनमेंट में एक चीज़ तो आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि यूनिट्स का खेल है। ठीक है, छोटे मोटे कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट यूज करके आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई द वाटर टू द पॉपुलेशन ऑफ 20,000 per capita demand of 150 liters per day. The disinfectant used for the chlorination is bleaching powder which is 30% प्योर, है ना, 30% अवेलेबल क्लोरीन है उसके अंदर। डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज रिक्वायर्ड मैनुअली एट द वाटर वर्क्स इफ 0.3 ppm ऑफ क्लोरीन डोज इज रिक्वायर्ड फॉर द डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, सिमिलर क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने अभी किया था 28% वाला। फिर से एक बार देख लेते हैं कि पॉपुलेशन बेसिकली 20,000 है। ठीक है, 20,000 की पॉपुलेशन है, 150 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, ठीक है, वहाँ पर डिमांड है। तो बेसिकली लीटर्स पर डे में टोटल जो आपका डिमांड है वो इतना है उस सिटी के लिए। ठीक है, यहाँ पर 0.3 ppm दिया गया है। 0.3 ppm का मतलब है मिलीग्राम पर लीटर, लीटर से लीटर विल कैंसिल आउट। ठीक है, और मिलीग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मिलीग्राम से यदि किलोग्राम में जाओगे तो 10⁻⁻⁶ किलोग्राम का फैक्टर लग जाएगा। और बेसिकली ये इम्प्योर है ना, 30% अवेलेबल क्लोरीन यहाँ पर मिलती है, तो 100/30 का फैक्टर लग जाएगा। कैसे, डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है।
तो डिसइंफेक्टेंट जो आपको ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में जो रिक्वायर्ड होगा वो आपने यहाँ पर निकाल लिया है। दिस क्वांटिटी विल बी इन किलोग्राम पर डे। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्वेश्चन के अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को यूज़ किया। 0.3 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन का डोज था। जो अमाउंट यहाँ पर पानी का एक दिन के लिए जो आ रहा है वो 3 × 10⁻6 लीटर्स आ रहा है पर डे में। लीटर से लीटर विल कैंसिल आउट, 10⁻6 मिलीग्राम ये किलोग्राम बना देगा, तो 0.9 किलोग्राम आ गया। अब इसमें फैक्टर 100/30 का लग जाएगा। ठीक है, तो 100/30 का फैक्टर आप इस क्वांटिटी पर लगा दोगे, रिजल्ट आ जाएगा 3 किलोग्राम पर डे। ठीक है, सिंपल था। ये ब्लीचिंग पाउडर की रिक्वायरमेंट आ गई। 3 किलोग्राम हर दिन ब्लीचिंग पाउडर यूज होगा, और अगर आपको 1 साल का पूछा जाए तो 365 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 365 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आपको बताना है पर ईयर में, तो 1.095 टन्स पर ईयर के अंदर ब्लीचिंग पाउडर की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The results of chlorine demand test on the raw water are given below. Sketch the chlorine demand curve. ठीक है, what is the break point chlorination and what is the chlorine demand at the dose of 1.2 मिलीग्राम पर लीटर। तो जो क्लोरीन डिमांड कर्व होता है वो बेसिकली एक ग्राफ होता है। ठीक है, किस क्वांटिटी के बीच में ग्राफ आप देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ आपको। जो आप ग्राफ देखते हो वो बेसिकली क्लोरीन जो आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो आप क्लोरीन अप्लाई करते हैं वो और रेजिडुअल क्लोरीन के बीच में ग्राफ होता है। ठीक है, अगर ग्राफ देखें आप कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ क्वेश्चन के अंदर 0.2 क्लोरीन की जब डोज डाली गई तो रेजिडुअल इतना बच गया। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ। इसके बाद में आपने क्लोरीन का जो डोज डाला था, दिस अमाउंट वाज 0.2 जो आपने पुट किया था, और जो रेजिड्यू बना वो कितना बना, 0.19 का बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखें जरा कि ये ग्राफ लगातार जो है ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एक लिमिट के बाद आप देख रहे हो कि 0.50 तक पहुंचा, उसके बाद में फिर ये घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राफ के अंदर आपको डिसेंडिंग पार्ट नजर आ रहा होगा। डिसेंडिंग पार्ट के बाद में अगर आप यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ डिसेंड हुआ। ठीक है, उसके बाद में 0.48 से 0.2 पर डिसेंड हुआ, और 0.2 से 0.4 यदि आप इस इंटरवल में देखें तो आपने जो क्लोरीन अप्लाई किया था वो 0.2 था, और जो क्लोरीन रेजिड्यू में बच रहा है वो भी 0.2 है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, इसी को ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। इसके बाद जो भी आप क्लोरीन डालते हो वो आपका रेजिडुअल में बचता जाता है। ठीक है, 45 डिग्री पर आपकी एक लाइन जाती है। ये जो पॉइंट है यही आपका ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहलाता है। तो व्हाट इज द ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, जहां से आपका जो आप सप्लाई कर रहे हैं, जो आप उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, वो अगर रेजिड्यू की फॉर्म में बच जाए तो इसी को आप ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन आपसे पूछा गया था, वो आपने निकाल दिया। दैट इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। व्हाट इज द क्लोरीन डिमांड एट द डोज ऑफ 1.2 मिलीग्राम पर लीटर। 1.2 मिलीग्राम पर लीटर पर जो यहाँ पर क्लोरीन आपका रेजिडुअल में बच रहा है वो 0.4 है ना। तो रेजिडुअल यानी कि जो कंज्यूम हुआ है वो कितना हुआ है, 1.2 माइनस 0.4 यानी कि 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्लोरीन डिमांड कहते हैं, यानी कि इतना वाकई में यूज हुआ है, बाकी वहां पे रेजिड्यू की फॉर्म में रह गया। चलते हैं जरा। तो क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जो फॉर्मूला है, छोटा सा कंसेप्ट है कि क्लोरीन डिमांड जो होता है वो एक्चुअल आपने कितना डाला है। ठीक है, क्लोरीन माइनस कर देंगे आप वहां पर कि रेजिडुअल कितना बचा आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ कॉन्टेक्ट टाइम, जो कि जनरली स्टैंडर्ड लिया जाता है। ठीक है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन में आपको बता चुका हूं कि कैसे ऑब्जर्व होगा। वो पॉइंट जिसके बाद में क्लोरीन जो आप डालते हो पानी के अंदर वो एज इट इज पड़ी रहती है। ठीक है, उसका कोई यूज नहीं होता है। तो उस पॉइंट को जहां पर आपने जो डोज डाला था 1 मिलीग्राम पर लीटर, उसी को क्या कहते हैं, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का कंसेप्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने डिमांड भी आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो वो आपने निकाल दिया कि डिमांड कितना है। तो डिमांड जो आपका उस क्वेश्चन के अंदर निकल करके आ रहा था वो आ रहा था 0.8। ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर। यदि आपसे 1.2 के कॉरस्पॉन्डिंग पूछिए तो 1.2 के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिडुअल 0.4 था, तो भी डिमांड आपकी 0.8 आ रही है। ठीक है, तो 0.8 मिलीग्राम पर लीटर, और इस तरीके का ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, क्लासेस के अंदर जो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड ग्राफ, वो आपका कुछ ऐसे शुरू होता था। ठीक है, स्टार्टिंग का जो क्लोरीन अप्लाई करते थे वो रेजिड्यू नहीं बनाता था। बेसिकली वो आयरन, मैग्नीज, ठीक है, या ऑर्गेनिक मैटर उनको ऑक्सीडाइज करने में कंज्यूम होता था, स्टार्टिंग वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डेटा इस तरीके का दिया गया है कि पहला जो डेटा था 0.2 वाला, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेजिडुअल बच रहा था, इस वजह से ग्राफ 0 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। A pipe network
द पाइप नेटवर्क फॉर द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज शोन बिलो, द डिस्चार्ज इन सम ऑफ द पाइप्स एंड जंक्शंस आर गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर 25 यूनिट का जो है यहाँ पर डिस्चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि 45 यूनिट का डिस्चार्ज आ रहा है। ठीक है, 45 यूनिट का डिस्चार्ज यहाँ पर आ रहा है, इसके अलावा 24 यहाँ जा रहा है। आपसे QS पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ QS। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ QS। तो QS अगर निकालना है तो इस पूरे सिस्टम पर आप टोटल इन इज इक्वल टू टोटल आउट लगा सकते हैं, तो उससे QS आ जाएगा। देखो ये 61 भी आने वाला डिस्चार्ज है, ये 38 भी आने वाला डिस्चार्ज है, और 24 जाने वाला डिस्चार्ज है, और QS जाने वाला डिस्चार्ज है। तो टोटल इनका मतलब हो जाएगा 61 प्लस 38, और जो टोटल आउट होगा वो हो जाएगा QS प्लस 24। तो जंक्शन रूल जो आप लगाते हैं वो पूरे नेटवर्क पर एक साथ यदि आप लगाएं तो यहाँ से आपको QS मिल जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा पार्ट है जो क्वेश्चन मैंने क्लासेस में डिस्कस किया था, हार्डी क्रॉस मेथड, उसका एक छोटा सा पोर्शन है ये। ठीक है, जहाँ अजम्पशन लेते थे आप, तो इनमें से एक अजम्पशन आपने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, तो आंसर यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो वो आपको मिल रहा है 75 यूनिट्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट। An ideal horizontal flow settling basin is 3 meter deep, having the surface area of 900 meter square. Water flows at the rate of 8000 meter cube per day at the temperature of 20 degree centigrade. Viscosity आपको given है, density आपको given है, assuming the Stokes law to be valid है Stokes law ऐसा बताया गया है। Approximate percentage of spherical sand particles, ठीक है, 0.01 mm in diameter है। Specific gravity आपको बता दी है। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज रिमूवल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो परसेंटेज रिमूवल का फॉर्मूला आज भी डिस्कस किया है, VS बाई V0 मल्टीप्लाइड बाई 100 है। VS के लिए स्टोक्स लॉ लगा देंगे, रो जी डी स्क्वायर GS माइनस 1/18 म्यू। V0 डेटा दे रखा है, उससे आप निकालेंगे। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अभी फिलहाल जो नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम डिस्कस करेंगे वो होगी वेस्ट वाटर की प्रॉपर्टीज़ एंड द ट्रीटमेंट यूनिट्स। ठीक है, MPN क्लोरिनेशन, DWF, WWF एंड सीवर डिज़ाइन, इन सब के हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन है ES से, गेट से या EN से जो आपसे नहीं हो रहा है या जो कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।